वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। आप सभी के अंतःकरण में विराजमान माँ गायत्री को नमन करते हुए आज के इस स्वाध्याय का हम लोग आरंभ करेंगे। आज का विषय है मूर्धन्यों को झकझोरने वाला हमारा भागीरथी पुरुषार्थ। ये युग दृष्टा का जीवन दर्शन पृष्ठ संख्या 6.10 पुराना वांग्मय और नए वांग्मय में 6.12 पर दिया है, पेज नंबर 295। तो आज का जो वाचन है वो आदरणीय प्रसून भैया करेंगे और आज का जो सार प्रस्तुतिकरण है आदरणीय शंभू भैया करेंगे। मुझे उम्मीद है शंभू भैया भी होंगे ही उपलब्ध। तो बिना समय व्यर्थ किए सीधे विषय पर आते हैं और प्रसून भैया से निवेदन है वाचन आरंभ कर सकते हैं भैया। प्रणाम। प्रणाम राजेश भैया। आज के वाचन में और प्रस्तुतिकरण में दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन है। वाचन अगर शंभू भैया हो तो शंभू भैया का वाचन है और आज का सार प्रस्तुतिकरण तुषार भैया करेंगे। शंभू भैया हैं क्या? मुझे लग रहा नहीं है। कोई नहीं, मैं आज का वाचन करता हूँ। एक बार देख लेते हैं शंभू भैया को। तो है नहीं भैया? ठीक है ठीक है ठीक है भैया, मैं आज का वाचन करता हूँ। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। मूर्धन्यों को झकझोरने वाला हमारा भागीरथी पुरुषार्थ। धरती पर रहने वाले मनुष्यों में से 3/4 संख्या बालकों, असमर्थों, न कमाने वालों की है। उनके अतिरिक्त जो भी बचते हैं उनमें बड़ा भाग उनका है जिनकी दुनिया पेट प्रजनन तक सीमित है। दिन गुजारने के अतिरिक्त न उनकी कोई महत्वाकांक्षा है न क्षमता। धरती अधिकांश इन्हीं के भार से लदी है जिनमें दूरदर्शी विवेकशीलता की मात्रा विद्यमान है वस्तुतः उन्हीं को मनुष्य कहना सार्थक है। वे अपनी समाज की समय की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करने और उनके समाधान खोजने में सक्षम भी हैं। हमारी भावी क्षमता इसी समुदाय के लिए कार्यरत रहेगी। सूक्ष्मीकरण के उपरांत जो कुछ कार्य क्षमता हस्तगत होगी उसका उपयोग इस जागृत समुदाय के निमित्त ही होगा। इन जागृतों में वे बालक भी सम्मिलित हैं जो आयु या शरीर की दृष्टि से छोटे होते हुए भी भविष्य में कुछ करने की क्षमता पूर्व जन्मों से ही सजोए हुए हैं। एक शब्द में हमारे कार्यक्षेत्र को जागृत आत्माओं का समुदाय कह सकते हैं। हम इस वर्ग के पीछे लगेंगे और प्रयत्न करेंगे कि उनकी सहायता से सृष्टा का वह प्रयोजन पूरा हो जिसमें मनुष्य को अशुभ से बचाकर उज्जवल भविष्य तक घसीट ले जाया जाना है। अपने कार्यक्षेत्र के हम 3 विभाग करते हैं। एक मूर्धन्य, द्वितीय मध्यम, तीसरे कनिष्ठ। मूर्धन्यों में संसार के भाग्य विधाताओं की गणना होती है जो संसार को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। इनमें 4 स्तर के लोग हैं। एक वे जिन्हें राजनेता कहते हैं, दूसरे वैज्ञानिक, तीसरे धनाध्यक्ष, चौथे मनीषी जिनमें साहित्यकार, कलाकार से लेकर सेनापति तक के वे सभी लोग आते हैं जो अपनी प्रतिभा से परिस्थितियों को असाधारण रूप से प्रभावित करते हैं। सारी समस्याएं इन्हीं चारों का समुदाय उपजाता है और चाहे तो समेट भी सकता है।
पर ऐसा होता नहीं दिखता। युद्ध की दृष्टि से दो भागों में बटी हुई दुनिया अब झगड़ते झगड़ते इतनी समीप आ गई है कि किसी को भी पीछे हटना कठिन पड़ रहा है। विपक्षी दबोच ले तो हम कहीं के भी न रहेंगे, यह डर खाए जा रहा है। साथ ही अर्थचक्र जिस साथ ही अर्थचक्र जिस ढर्रे पर घुमा दिया है, उसमें यही एक राह है कि जो चल रहा है वह चलते रहने दिया जाए, अन्यथा पूंजी व्यय हो जाएगी, कारखाने बंद होंगे, बेकारी फैलेगी और उपद्रव होंगे। इस असमंजसों का हल किसी को सूझ नहीं रहा है, न आगे बढ़ने में ठिकाना, न पीछे हटने में। ऐसी दशा में सर्वनाश के अतिरिक्त और क्या हल हो सकता है, यह ढूंढना समझदारी का काम है। समय रहते यह प्रकट होगी, नए विकल्प सूझेंगे, पीछे हटने में भलाई लगेगी। विनाश साधन बनाने के स्थान पर सृजन के लिए अभी नए निर्माण का क्षेत्र बहुत बड़ा खाली पड़ा है। उसकी ओर मुड़ने में, दिशा बदलने में, वर्तमान ढर्रे में उलट पुलट तो बहुत करनी पड़ेगी, पर ऐसी नहीं है जो न हो सके। यह कार्य चारों मूर्धन्यों के मन क्षेत्र में यदि नई सूझबूझ उदय हो तो हो सकता है, वह होगी भी। शासनाध्यक्ष अपने ढंग से सोचेंगे और धनाध्यक्षों को पूंजी सुरक्षित रखने और बढ़ाने के नए विकल्प ध्यान में आएंगे। वैज्ञानिकों को नए मार्ग मिलेंगे। सूर्य ऊर्जा का दोहन, समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना, खाद्य उत्पादन जैसे कितने ही काम ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा इन्हीं दिनों किए जाने चाहिए। अंतरिक्ष यात्रा और सर्वनाश आयुध बनना उतना जरूरी नहीं है। इस प्रकार साहित्यकारों, कलाकारों के लिए मानवीय गरिमा को मान्यता देने वाली विचारणा एवं भाव संवेदना देने का बहुत बड़ा क्षेत्र काम करने के लिए सुना पड़ा है। क्या आवश्यकता है कि वे धनाध्यक्षों के लिए कसाई के कुकर की भूमिका निभाएं और वह करें जो न तो आवश्यक है और न शोभनीय। इन चारों में अगले ही दिनों फूट पड़ेगी। अभी तो मिलजुल कर काम कर रहे हैं और संयुक्त प्रयास से गाड़ी प्रलय युद्ध की ओर सरपट चाल से दौड़ रही है। पर अगले दिनों चारों चारों घोड़े अपनी अपनी मर्जी प्रकट करेंगे और अलग अलग दिशा में चलने की सोचने लगेंगे और अपनी मर्जी के अनुरूप दिशा निर्धारित करेंगे, तो फिर यह विनाश तंत्र इस रूप में न रहेगा जिसमें कि आज है। युद्ध के उपरांत दूसरी समस्या है औद्योगिकीकरण की। विशालकाय यंत्रों ने युद्ध के उपरांत दूसरी समस्या है औद्योगिकीकरण की। विशालकाय यंत्रों ने जनता का शहरीकरण किया है और उसके कारण अनेक संकट भरी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उपनिवेशवाद को उसी के कारण प्रोत्साहन मिला है। पूंजीवाद पनपा है। प्रदूषण के कारण सर्वत्र विश्व व्यापा है। यह भी एक धीमा महायुद्ध है जो चलता रहा तो सर्वनाश किए बिना रुकेगा नहीं। भले ही अणु युद्ध की तुलना में देर लगे, हमारा प्रयत्न होगा कि सादगी आंदोलन चले, विकेंद्रीकरण की बात सूझे, लोग हाथ की बनी वस्तुओं से काम चलाने की आदत डालें, फैशन छोड़ें, अपव्यय ठाठ बाट के विरुद्ध जनता में घृणा भाव उत्पन्न हो, लोग शहरों से विमुख हो, कस्बे पनपे। गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ खादी को जोड़ा था, तब यह विचित्र लगता था, पर अब अर्थशास्त्र का दूरदर्शी विद्यार्थी यह स्वीकार करता है कि यदि शांति से रहना है तो सादगी को जीवनचर्या में अविच्छिन्न स्थान देना पड़ेगा। बड़े कारखाने मात्र मशीन बनाने जैसी अनिवार्य प्रयोजन के लिए रहें, पर उन्हें जनजीवन की आवश्यकताओं के क्षेत्र में प्रवेश न करने दिया जाए। वस्त्र उद्योग विशेषतया
हथकरघों के लिए सुरक्षित रहें। दैनिक आवश्यकता की अन्यान्य वस्तुएं गांव में बने। इस कार्य में शायद पूंजीपति और सरकारें सहमत न हो, तो भी यह सादगी की हाथ उद्योग की देहातों में लौटने की हवा जन सामान्य में प्रारंभ करनी होगी। इसके बिना बेकारी का कोई विकल्प नहीं। प्रदूषण से निपटने के लिए छोटे उद्योग, छोटे कारखाने देहातों में चलाने से काम बन सकता है। खाली स्थानों पर पेड़ लगाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाए, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए वही एक कारगर उपचार है। वाहनों की द्रुतगामिता कम की जा सकती है। बैलगाड़ियां काम में लाई जा सकती हैं। बिजली से न चलने वाले वाहन भी विनिर्मित हो सकते हैं। साइकिल युग तो लौटने ही वाला है। शिक्षा क्रांति इन्हीं सिद्धांतों पर अवलंबित है। नौकरी के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने की वर्तमान भेड़ चाल ने युवा वर्ग को दिग्भ्रांत, निराश एवं क्षुब्ध किया है। शिक्षा ऐसी हो जो दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की जानकारी दे। जो विशेषज्ञ बनने के इच्छुक हैं वे ही इन विषयों को पढ़ें। सर्वसाधारण पर निरर्थक भार न लादें। अभी तो समूची मानव जाति अनेक टुकड़ों में बटी है और विश्व परिवार का कोई सुयोग नहीं बन पड़ रहा है। पर वह दिन दूर नहीं जब एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति और एक व्यवस्था इस संसार में चलेगी और विग्रह न्यायालयों द्वारा निपटाए जाया करेंगे। बड़े युद्धों की कहीं आवश्यकता न पड़ेगी। स्थानीय झंझट पुलिस निपटा लिया करेगी। सामर्थ्य भर काम, आवश्यकता अनुसार दाम की जब अर्थनीति चलेगी और विलास तथा संग्रह पर अंकुश रहेगा, तो अपराधों का आधारभूत कारण ही समाप्त हो जाएगा। चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जब शिक्षा, व्यवस्था तथा प्रचलन परंपरा द्वारा आदर्शों के समावेश का भरपूर प्रयत्न रहेगा, तो कोई कारण नहीं कि उन जघन्य अपराधों का अस्तित्व बना रहे जो आज सर्वत्र बेतरह छाए हुए हैं, जन जन को आतंकित बनाए रहते हैं। राजनेता, धनाध्यक्ष, वैज्ञानिक, मनीषी, यह चार वर्ग जनसाधारण की वर्तमान दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है। इन चारों को ही व्यापक स्तर पर ढूंढा, झकझोरा और कचोटा जाएगा। यह कार्य एक स्थूल शरीर से संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए असंख्यों तक पहुंचने की आवश्यकता समझी गई। उसे अगले दिनों सूक्ष्म शरीर से संपन्न करके रहा जाएगा। उत्पादित सामर्थ्य और ईश्वरेच्छा का समन्वय इस कठिन कार्य को सरल बना दे, तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जी अमन भैया। जी बहुत बहुत आभार प्रसून भैया, इसका बहुत ही सुंदर आपने ये वाचन किया है और ये विषय अपने आप में अद्भुत है। और गुरुदेव ने जो इसमें ये बात रखी है कि गुरुदेव ने पूरा का पूरा भविष्य की रूपरेखा इसमें बता दी है कि जो गुरुदेव कहते थे कि सूक्ष्मीकरण में वो वही सामर्थ्य उपार्जित करने के, जैसे मूर्धन्य व्यक्ति, अब इसमें मूर्धन्य व्यक्तियों की समस्याएं भी बताई गई हैं। व्यक्ति अपने ही इसमें संकीर्ण स्वार्थों में फंसा हुआ है, तो उनको वहां से बाहर लाने के लिए भी एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, बड़े एक आत्मबल की आवश्यकता है, जिसको गुरुदेव ने कहा कि सूक्ष्मीकरण में सामर्थ्य अर्जित करेंगे और फिर उस सामर्थ्य का प्रयोग करके इन चार प्रकार के मूर्धन्यों को वहां से बाहर लाया जाएगा। तो आज का सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय तुषार जी भाई साहब हैं, इनको हमने खासकर इसमें आमंत्रित किया है। भैया पहली बार इस समूह में जुड़े हैं। मेरा विशेष निवेदन था तुषार भैया से कि आज की बात पे वो चर्चा
इनका व्यक्तित्व तो बड़ा प्रेरणादायक है। मैं छोटा सा परिचय इनका देता हूँ, फिर भैया अपना जो है फिर इसमें अपनी बात रखेंगे। भैया जो है करीब करीब 10 वर्ष तक अमेरिका में बहुत ही ऊंचे पद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इन्होंने जॉब किया है, वहाँ पर यूएस में रह के। जो हम सभी लोग लगभग कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हम सब चाहते हैं कि टॉप कंपनीज में हम जॉब करें। तो भैया ने वहाँ पे 10 वर्ष जॉब किया और वहाँ की जीवनचर्या को और संसार की अभी वर्तमान व्यवस्था को देखकर उनके अंदर एक पीड़ा जगी कि भारत ने जो हमारी प्राचीन संस्कृति जो विश्व को दी थी, जिसके कारण भारत कभी जगत गुरु था, उसका जो है किस प्रकार से हम लोग पुनः स्थापित कैसे किया जा सकता है। तो उसी प्रेरणाओं को लेकर ये वहां से जॉब छोड़ के भैया भारत चले आए और भारत में आकर सतत उनका यही प्रयास है। अभी इन्हीं प्रयासों में उस जो है विकेंद्रीकरण वाली अर्थव्यवस्था, जैसे गांव आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, एक नवीन शिक्षा प्रणाली जो हमारी प्राचीन भारत में चला करती, उसको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। तो भैया इन सभी विषयों पर अभी अपना ये कार्य कर रहे हैं और इनका बहुत अनुभव है। मेरा निवेदन है तुषार भैया से जी, तो इसी संदर्भ में अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद जी तुषार भैया। भैया आप अनम्यूट कर लें कृपया अपने आप को। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, गुरु जी को नमन। और अमनजीत, आपने एक इंट्रोडक्शन मेरा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस मीटिंग में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसून जी, आपने जो गुरुदेव द्वारा जो बात कही गई है उसका आपने वाचन किया, उसमें वाचन करते समय 2-3 बातें मेरे दिमाग में भी आई और अमन जी ने भी उसको रेफरेंस किया है और कई लोगों को भी शायद वो बात नोटिस हुई होगी। तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि शुरुआत में करूं कि गुरुजी ने जो कहा है उसका संदर्भ व्यापक रूप में वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ उनके शब्दों को लिया तो बात का अर्थ कुछ और भी निकल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले उन बातों का विभिन्न अर्थ ना निकले, उसकी हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जब उन्होंने ये कहा कि पशु पेट और प्रजनन से ही ज्यादातर लोगों का जीवन चल रहा है, तो गुरुजी किसी को भी तुच्छ नहीं कह रहे हैं। ये मूर्धन्य लोगों को आवाहन करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पेट और प्रजनन का तो ध्यान रखता ही है। तो इसलिए ये उनका प्रति तुच्छता का भाव नहीं है, ये बाकी जो व्यक्ति हैं जिनको गुरुजी मूर्धन्य आज कहकर उनको आवाहन दे रहे हैं, उनको ये बताने के लिए है कि आपको सिर्फ इतना करने से आपका जीवन तुच्छ रहेगा। बाकी समाज में सब कर रहे हैं, उनका जीवन तुच्छ नहीं है, क्योंकि समाज में वो अपने अपने जीवन के उस स्तर पर से आगे उनकी जीवन बढ़ रहा है। तो इसलिए हमको पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो बाकी लोग वो धरती पे बोझ के रूप में हमें उनको नहीं लेना है। अगर हम भी वही कार्य करेंगे तो हमारा जीवन बोझ होगा, इस प्रकार से उसको लेना है। पहली बात तो मुझे ऐसी लगी। दूसरी बात यह है कि 2-3 जगह पे आया है बैलगाड़ी का और साइकिल का युग, और आजकल एक बहुत कॉमन है, तो क्या बैलगाड़ी में चले जाएं, तो क्या साइकिल से वापस जाने लगे, क्या धीमे धीमे गाड़ियां चलेंगी। जमाना जेट स्पीड का है और आप बैलगाड़ी की बात कर रहे हैं। ये दूसरा एक संदर्भ आया है जो लोग सोचते हैं कि गुरुजी की बात क्या आज प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान दें, जो द्रुत गति से चलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब में तेल का इस्तेमाल हो रहा है या बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। जो तेल और बिजली का इस्तेमाल जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, ये अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब तेल और बिजली के प्रति जो जिसका लगाव है, वो लगाव जब चला जाएगा तो तेल और बिजली से ज्यादा तेज चलने वाली चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी और वापस साइकिल का युग और बैलगाड़ी का युग वापस आएगा। उसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आज एआई से ऑटो पायलट की कार चल रही हैं धीमे धीमे, जो आपको बिना कुछ किए आपके घर तक पहुंचा देती हैं। एक बैलगाड़ी में भी अगर बैल हमारा है तो आपको कुछ नहीं करना है। बचपन में हम लोग जाते थे छोटे भाई के साथ में, हम बड़े भाई के साथ में, हम लोग नाना जी का बैल बांध लेते थे और
गांव तक चले जाते थे, वो हमको ले जाता था और वापस ले आता था। हमें कुछ रास्ता हमको याद है या नहीं है उसकी कोई चिंता नहीं थी, हम लोग सो भी जाते थे बैलगाड़ी में और वो हमको घर तक ले आता था। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मशीन के लिए है, ये हमारे आसपास भी जो इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग करने के लिए गुरु जी का इंडिकेशन है। तो इस प्रकार से हमको जरा विचार करना है। अब आते हैं जरा मूर्धन्य की जो बात गुरु जी ने कही है उसको आज के संदर्भ में हम कैसे देखें, या मैं कैसे देखा मैंने उसको। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने जीवन में सामान्य कार्य करता है, जिसको हम पेट प्रजनन की बात गुरु जी ने कही, या सामान्य कार्य तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को ईश्वर इस कार्य के लिए चुनता है कि वो समाज में अपने अतिरिक्त भी दूसरों की तरफ देख सकें, दूसरों के प्रति करुणा भाव उनके अंदर स्वतः ईश्वर प्रेरणा से जागृत होता है। ऐसे व्यक्तियों को गुरु जी ने आह्वान किया है, ऐसे व्यक्तियों को गुरु जी ने मूर्धन्य कहा है, ऐसे व्यक्तियों को अन्य लोगों ने अभिजन भी कहा है, ऐसे व्यक्तियों को लोगों ने समाज के अग्रणी व्यक्ति कहा है, अन्य अन्य नामों से लोगों ने उनको संबोधित किया है, जिन जिन आप लोगों ने सभी ने कहीं ना कहीं ये बात कही होगी। और आज के युग में इनको इन्फ्लुएंसर्स, सोशल लीडर्स, समाज के जिसको हम कहते हैं कि नेता, अभिनेता, इस प्रकार के लोगों के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो आज के युग में कहने का अर्थ यह है कि कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जिनको समाज में सामान्य कार्य करने के अतिरिक्त कुछ कार्य करने की प्रेरणा होगी। अब वो कार्य जो हैं वो किस उद्देश्य से वो करते हैं उसके अनुसार निर्धारित होता है कि वो समाज के ऊपर उनके कार्यों का कैसे असर होता है। आज के युग की बात करें, जैसा गुरुदेव ने कहा कि आज के युग में सब डर के कार्य हो रहा है। कौन मुझे मार देगा, कौन मेरा कब्जा कर लेगा, कौन मेरे, आज धन मेरे पास है कल चला जाएगा, आज मेरे पास सत्ता है कल चली जाएगी, आज मेरे पास ज्ञान है कल कुछ नया आ जाएगा इसलिए मेरा ज्ञान बेकार हो जाएगा। इस प्रकार के भय से ही समाज चल रहा है और आज के जो मूर्धन्य लोग हैं वो इसी भय से आचरण कर रहे हैं। जब वो इस भय से आचरण करते हैं तो स्वभावतः वो अपना ही भय का निवारण करने के लिए ही कार्य करते हैं। उनका जीवन का उद्देश्य उस भय से मुक्त होने के लिए किए जाने वाले सभी आवश्यक कार्य करना होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भय कोई बाहरी अंग नहीं है, ये स्थूल शरीर का कार्य नहीं है। भय तो पूर्ण रूप से आनंदमय कोश का या सूक्ष्म शरीर का या कारण शरीर का ही हम अंग कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर का ही अंग कह सकते हैं। तो भय मुक्त होना अर्थात स्व को जानना, अर्थात आत्म साक्षात्कार करना, अर्थात अपने धर्म के अनुसार चलना, अर्थात अपने पुरुषार्थ को धर्म के अनुसार करना, ये सभी बातें अलग अलग तरीके से कही जाती हैं लेकिन इंगित एक ही तरफ करती हैं कि आप ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान के अनुरूप निर्भय होकर कार्य करें, ताकि समाज के लोग जो आपके इस नए कार्य को और नए आचरण को या नई सिचुएशन में या नए परिस्थिति में या नए ज्ञान विज्ञान में जो आपका आचरण है उस आचरण को देखकर उसके अनुसार चले। ये तो हम सभी जानते हैं कि समाज में हम अपने जीवन से भी देख सकते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक आयाम में अग्रणी नहीं हो सकते। जीवन की कई विषयों में हम दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरों के आचरण को, दूसरे के विचार को हम देखते समझते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ मात्रा में, कम या अधिक मात्रा में किसी न किसी को मानता है, किसी न किसी के अनुरूप आचरण करता है। इसलिए इन अग्रणी व्यक्तियों के लिए गुरु जी ने कहा है कि ये समाज को बिगाड़ते भी हैं और यही समाज को संभाल भी सकते हैं। अगर आप इन व्यक्तियों को देखें तो इन व्यक्तियों में दो प्रकार के व्यक्ति आपको दिखेंगे। एक जो कुछ नया करते हैं, नया राज्य कार्य करते हैं, नया नीति बनाते हैं, या नया विज्ञान की कुछ खोज करते हैं, या नए विचार या नई बात को सबके सामने रखते हैं, या नए तरीके से धनार्जन या अर्थार्जन की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार के सभी व्यक्ति कुछ नया करते हैं और उसको वो समाज तक पहुंचाना चाहते हैं।
और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य को समाज तक पहुंचाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति अति महत्वपूर्ण हैं। जो आचरण करते हैं वो स्वतः भी उसे समाज तक पहुंचा सकते हैं, या कुछ व्यक्तियों का ये दायित्व होता है कि इस प्रकार के आचरण करने वाले लोगों की बात समाज तक पहुंचाएं। आज के युग में जर्नलिस्ट वो काम करते हैं, और तो इस प्रकार के सभी समाज के जो अग्रणी व्यक्ति, मूर्धन्य व्यक्ति हैं, इनको ये दायित्व बनता है कि वो समाज को एक दिशा में ले जाएं, और वो दिशा कौन सी हो इसका निर्धारण करने के लिए गुरुजी ने उनको सूत्र दिया है कि शिक्षा ही मुख्य इसमें भूमिका निभाती है। क्योंकि ये मूर्धन्य व्यक्ति अगर उचित रूप से शिक्षित नहीं होंगे तो ये अपने करुणा का, अपने ज्ञान का, अपनी ऊर्जा का प्रयोग किस दिशा में करेंगे इसका कोई माई बाप नहीं है, कह सकते, इसका कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। कभी भय, किसी न किसी प्रकार के भय से वो ये कार्य करेंगे और इससे समाज का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गुरुजी ने ये भी इंडिकेट किया है कि आप इसका जो सूत्र है वो शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में इसको खोजें। इन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा, अगर समाज के मूर्धन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा, ये शिक्षा का सबसे प्राथमिक कार्य है। इन व्यक्तियों को अगर हम उचित रूप से शिक्षित करें, अर्थात ये व्यक्तियों का जो भी करुणा है, ऊर्जा है, इनका जो जीवन के प्रति लक्ष्य है, इनका जीवन के प्रति कार्य करने की जो साधना है, ये सब जो है ये धर्म के अनुसार चले। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा वही है जो धर्म सिखाती है। इस प्रकार से अगर ये सभी मूर्धन्य व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो जो आज समाज में इन मूर्धन्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया जो जंजाल पैदा किया गया है, उससे सबको बाहर निकलने के लिए अत्यंत सुविधा होगी, और ये समाज में उचित स्थान लोगों को दिखा सकते हैं। इसका उदाहरण आप देखिए, अगर तो समाज में जैसे ही कुछ राजनेताओं का बदलाव हुआ, समाज में सत्ता परिवर्तन हुआ, और उसके उपरांत लोगों के भाव, वही लोग हैं, समाज वही है, लेकिन भाव बदल गए। समाज में तो जिस प्रकार से राजनेता, अभिनेता परिवर्तित हुए, अभी सोशल मीडिया में जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नए नए विकार समाज में डाले जा रहे हैं, वो ये समाज के इन्फ्लुएंसर्स ही समाज में डाल रहे हैं। क्या उन इन्फ्लुएंसर्स की आवश्यकता समाज में नहीं है? अवश्य है। इस बात को गुरुजी ने भी रिकॉग्नाइज ही किया है और कहा भी है, परंतु वो किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि उनका उद्देश्य उचित करना, क्योंकि समाज में मूर्धन्य व्यक्ति तो रहेंगे ही, समाज इन मूर्धन्य व्यक्तियों को फॉलो करेगा ही, लेकिन इन मूर्धन्य व्यक्तियों को किस दिशा में अपने आप को ले जाना है, क्या ये मिलकर एक राष्ट्र का, एक समाज का, एक संगठन का निर्माण कर सकते हैं? ये तभी कर सकते हैं जब, गुरुजी ने उसका उदाहरण दिया, एक राष्ट्र, इसका उदाहरण दिया, अर्थात सबकी शिक्षा धर्म के अनुसार हो और एक धर्म को पालन करने वाला एक राष्ट्र का निर्माण हम कर सकें। इतना मैं सार संक्षेप में कहूंगा जो अभी बात मुझे समझ में आई। बात अमन जी ने जो बात कही कि इस प्रकार का कार्य मैं कर रहा हूं, उसका थोड़ा सा परिचय मैं दे देता हूं। शिक्षा मैं जब शुरू किया था कार्य अपना अध्ययन, तो मुझे ऐसा लगा कि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसी को भारतीय बनाने से ही समाज का भला हो सकता है। कई वर्ष विभिन्न गुरुकुलों के साथ में संबंधित रहने के बाद में मुझे ऐसा समझ में आया कि धर्म का पालन करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, और अर्थ बिना धर्म के बिल्कुल ही आज के अनुरूप हो जाएगा, क्योंकि आज जैसे अर्थ तो बहुत है लेकिन वो धर्म के विपरीत ही जा रहा है, और इन दोनों का संबंध बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए आप सिर्फ एक व्यवस्था को नहीं ले सकते हैं, आपको सभी को
एक साथ लेकर चलना होगा, अर्थ की भी व्यवस्था करनी होगी, उस अर्थ को धर्म के अनुसार चलना होगा, और उस धर्म को, उस अर्थ के लिए उचित भूमि तैयार करनी होगी, ताकि धर्म के अनुसार चलने वाली अर्थव्यवस्था आज की अधर्मिक अर्थव्यवस्था से भी अधिक मजबूत और सर्वव्यापी हो। तो इस प्रकार से मैं इस कार्य में लगा हूं, और इस कार्य में जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग बहुत भावना से जुड़ रहे हैं, और ईश्वर की इच्छा है, गुरु जी ने भी कहा है कि ये समय और सामर्थ्य निर्माण होगा तो ये कार्य अवश्य होगा। और मेरा भी और हम सबका भी ऐसा ही मानना है कि सामर्थ्य निर्माण और अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब हमारा सामर्थ्य निर्माण होकर हमें अधिकार होगा तो ये कार्य अवश्य ही संभव हो सकेगा। इतना ही मैं रखता हूँ, शायद समय भी हो गया है। सबका मुझे सुनने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी। जी भैया, बहुत बहुत किसी आभार को कोई आपका। प्रश्न पूछना हो तो आपने मैं जो है, हाँ बिल्कुल, तो अभी हम लोग यही करते हैं। बहुत बहुत आभार भैया, आपने जो है इस पर सार रखा। और कुल मिला के जो है गुरुजी भी यही कहना चाह रहे हैं। और इसमें एक विशेष बात जो गुरुजी ने कही है कि अभी 3 मूर्धन्य जो है, वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक, राजनेता और कलाकार, ये तीनों ही जो है जो हमारे ये है जिसको पूंजीपति हैं, है ना, पूंजीपति के लिए अर्थ संजोने में लगे हुए हैं। तो इसमें बहुत सुंदर बात ये कहते हैं, क्या आवश्यकता है कि वे धनाध्यक्षों के लिए कसाई के कुकर की भूमिका निभाएं, है ना। कसाई क्या है, कसाई का कुत्ता होता है ना, तो कसाई के कुकर की भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं है इनको। अगले दिनों इन चारों में फूट पड़ जाएगी। देखिए गुरुदेव कितना बढ़िया बता रहे हैं, और इस तरीके की परिस्थितियां हमें दिखाई भी देंगी। अगले दिनों चारों में फूट पड़ जाएगी और चारों ही अलग दिशा में चलेंगे, चारों घोड़े अलग दिशा में चलेंगे। फिर उस समय जो है वैज्ञानिकों के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, कलाकारों के लिए भी जो है इस तरीके से करने के लिए बहुत कुछ है कि मानवीय गरिमा को बढ़ाने के लिए फिर अपने प्रतिपादनों को दें, अपनी कला का प्रयोग जो है मानव गरिमा के प्रतिपादनों को बढ़ाने के लिए, उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए उसको ये रखें। और इसी प्रकार वैज्ञानिक के लिए बहुत सारा काम गुरुदेव ने इसमें बताया है। राजनेताओं के लिए, है ना, राजनेता एक इस तरीके की व्यवस्था बना के चले कि जिससे देश उन्नति की ओर बढ़े। तो ऐसे करके जो है आगे ये होगा और होना ही है। अब इसमें गुरुदेव एक बात बहुत सुंदर कहते हैं कि हमारा प्रयत्न होगा। अब देखिए गुरुदेव क्या चाहते हैं, है ना, और हम सभी लोग जो है हम सभी लोगों को एक इसमें ये भी दे रहे हैं, एक इसमें सलाह भी दे रहे हैं, एक नसीहत भी दे रहे हैं। एक नसीहत भी दे रहे हैं कि हमारा प्रयत्न होगा कि सादगी आंदोलन चले, विकेंद्रीकरण की बात सूझे, है ना, सादगी आंदोलन चले, मतलब सकते अपने जीवन में ब्राह्मणोचित जीवन की व्यवस्था बना सकते हैं, उतना बनाएं। विकेंद्रीकरण की बात सूझे, जो अर्थव्यवस्था भी केंद्रीकृत हो गई है, बड़े बड़े कारखानों तक, बड़े बड़े मॉल्स तक, और ये सीमित हो गई, इनका विकेंद्रीकरण हो। लोग हाथ की बनी वस्तुओं से काम चलाने की आदत डालें, हाथ से बनी हुई वस्तुओं की किसी भी प्रकार। इसमें पहले गांधी जी ने जब किया था, स्वराज शुरू किया था, तो साथ में जो है इसमें ये भी आंदोलन शुरू, खादी का भी आंदोलन शुरू किया था, जिसमें हाथ से बना हुआ कपड़ा सब पहनते थे, सब लोग हाथ से बना हुआ कपड़ा पहनते थे। गुरुदेव ने जो है ये व्यवस्था चालू किया, गांव में शुरू किया था। फैशन छोड़ें, अपव्यय ठाट बाट के विरुद्ध जनता में घृणा का भाव उत्पन्न हो, लोग शहरों से विमुख हों, कस्बे पनपे, है ना। इस तरीके से जो है ये बात इसमें गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं कि अर्थशास्त्र का दूरदर्शी विद्यार्थी भी यही स्वीकार करता है कि यदि शांति से रहना है तो सादगी को जीवनचर्या में अपनाना ही पड़ेगा। इस तरीके से गुरुदेव ने इसको बात को इसमें रखा है। तुषार भैया ने बहुत सुंदर इस पर ये प्रकाश डाला है। और आगे चल के शिक्षा में भी परिवर्तन होंगे, और गुण कर्म स्वभाव को जो है ये बनाने वाली शिक्षा, है ना, आदर्शों, व्यवहार में आदर्शों का समावेश करने वाली शिक्षा, इस तरीके की शिक्षा पद्धति बनेगी। तो इसमें प्रयास भी चल रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, तुषार भैया का बहुत बहुत आभार। इसमें अपना जो है
ये विचार, ये मत रखने के लिए। अब हम चलते हैं भैया के पास में। राजेश भैया, अब आगे की आप कृपया जो है इसका ये कक्षा का संचालन देखने के पात्र हैं। धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तुषार भैया को विनम्र प्रणाम निवेदित है। भैया आपने बहुत ही गूढ़ बातें कही हैं, जो बिल्कुल आज के तात्कालिक समय की मांग है कि पूरी जो व्यवस्था है समाज की और धर्म की, जिसमें जो सबसे बड़ी चीज, कल ही मैं एक सेमिनार में ये बात सुन रहा था, मैं बता रहा हूँ उस चीज को। 100 वर्ष हो गए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और उसकी शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है। उसमें ये विषय है कि किस प्रकार से हम धर्म को पुनर्स्थापित करें, सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करें। इसका बहुत तेजी से आने वाली पीढ़ियों में ह्रास हो रहा है और इसके सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो पेरेंट्स हैं, क्योंकि माता पिता सनातन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बच्चे बिल्कुल, मतलब ये जो 21वीं सदी में जो बच्चे उत्पन्न पैदा हुए हैं, ये एकदम से कुछ नहीं जानते। बेसिक जो जानकारियां हैं धर्म के बारे में, जो प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, धर्म ही आधार है, मूलाधार जिस पे हमारा शरीर खड़ा है, तो वो पूरे समाज और राष्ट्र का आधार ही धर्म है। तो वो कैसे पुनर्स्थापित है, बहुत बड़ी चिंता हो रही है इस विषय पर और राष्ट्रव्यापी इनपुट्स मांगे जा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो शिक्षा व्यवस्था पर आई है कि इसको, ठीक है, जो पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं उसको छोड़िए, स्कूलों में कैसे लाया जाए, स्कूलों में किस प्रकार से योग को, प्राणायाम को और मेडिटेशन को, ये 3 चीजों को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करा जाए। और ये 3 चीजें बहुत जल्दी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने जा रहे हैं कि क्लासेस जो हैं वो असेंबली जो सुबह की होगी, वहां पर ये 5-10 मिनट का तीनों का सेशन रहेगा। 10 मिनट योग, 10 मिनट प्राणायाम और 10 मिनट मेडिटेशन के बाद ही कक्षाएं शुरू होंगी। ऐसा प्रयास सरकार के माध्यम से करने की बात जो है वो आ रही है। तो जो बातें तुषार भैया जिस बेचैनी की वजह से और जिस पीड़ा को लेकर के आप समाज में उतरे हैं काम करने के लिए, भैया बहुत आपका आभार है कि ऐसे मूर्धन्य मनीषी आपकी जरूरत है समाज को। और गुरुदेव ने एक बात यहाँ पर इस चैप्टर राजेश में जी, कही है। एक बात मैं आपने कही है उसको मैं एक बात जोड़ दूं। जो एनईपी और आज के जो चर्चा चल रही है संघ के क्षेत्र में या भारतीय विचार को लेकर, उसमें एक समस्या मुझे दिखती है जिससे हमें बचना है। कम से कम हमें अपने विचारों में बचना चाहिए कि हम योग और प्राणायाम के लेवल तक लोगों को ना उठा पाए तो हम योग और प्राणायाम को लोगों के लेवल तक ले आते हैं। इससे बचना चाहिए। गुरुजी ने भी मूर्धन्य व्यक्तियों को ही आह्वान करने की बात की है कि जिससे व्यक्ति अपने आप को भारत के विचार तक उठाएं, ना कि भारत के विचार को अपने जो परिस्थिति है वहां तक ले जाएं और अपने अनुरूप उसको बना लें। तो आज ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि भारतीय विचार को या ऋषियों के विचार को अपने अनुरूप बना लेना और उसको थोड़े मिनट के यूट्यूब वीडियोस में डाल के प्रचारित कर देना, और जिसको हम कहते हैं पॉपुलर विचार, सिंपल हो जाए, सरल हो जाए। सरलीकरण का अर्थ हो गया है कि कोई पात्रता बनाने के लिए आवश्यक जो भी साधना है वो ना करनी पड़े और सब हमको रेडीमेड ऑफ द शेल्फ मिल जाए। इससे हमें बचना चाहिए। ये गुरुजी के जो बात गुरुजी ने मूर्धन्य व्यक्तियों के लिए कही है, वो मूर्धन्य इसी बात से होते हैं कि वो इसको सरलीकरण ऐसा ना करें कि वो विचार ही ना रह जाए और आपके अनुरूप वो 2 मिनट मैगी हो जाए। जी, इतना ही मुझे जोड़ना था। धन्यवाद। जी भैया, बिल्कुल ये चिंता बिल्कुल जायज है। और गुरुदेव ने जो यहाँ पर एक बात कही है जो मैं आपसे ही विशेष रूप से पूछना चाह रहा था कि शिक्षा क्रांति इन्हीं सिद्धांतों पर अवलंबित है कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो नौकरी के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने की वर्तमान भेड़ चाल ने युवा वर्ग को दिग्भ्रांत, निराश एवं क्षुब्ध किया है। शिक्षा ऐसी है जो दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की जानकारी दे और विशेषज्ञ बनने के इच्छुक उन विषयों को पढ़े जो सर्वसाधारण हर एक प्रकार का सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्योंकि वो कंपलसरी है, तो उसका भार वो निरर्थक वो उस पर ना लगे। तो ये जो स्पेसिफिक शिक्षा जिसकी बात है भैया, ये जो शिक्षा की क्रांति ये गुरुदेव ने लिखी है, आज से 50 वर्ष पूर्व हुई ये किताब, और ये आज के डेट में भी बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है।
अब जाके 2025 वाली शिक्षा नीति इस वर्ष से लागू हुई है, और उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब आमूल चूल जैसे उम्मीद थी कि हो जाएगा परिवर्तन, नहीं हुआ है। तो कैसे लौटे गुरुदेव जो जिस बात को कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये कैसे होगा? देखिए, गुरुदेव ने मूर्धन्यों में सिर्फ प्रधानमंत्री को या किसी एक शासनाध्यक्ष को नहीं लिखा है, उन्होंने 4 लोगों को लिखा है। तो इसका अर्थात ये है कि गुरुदेव भी जानते हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो समाज बदलेगा और सरकार उसका समर्थन करेगी। और अभी तक हमारा और अंग्रेजी शिक्षा के समय से सबसे बड़ी समस्या यही है कि शिक्षा सरकार के हाथ में है। पहली बार पूरे भारत के इतिहास में कभी भी किसी भी सरकार के पास में शिक्षा विभाग नहीं था। ये अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा विभाग का निर्माण किया है, जिसको बाद में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा, अभी वापस उसको शिक्षा विभाग किया। शिक्षा सरकार का काम है ही नहीं। शिक्षा सरकार द्वारा समर्थित तो हो सकती है, लेकिन सरकार द्वारा शिक्षा नहीं। ये तो वैसे ही है कि आपके बेटे के लिए बेटी ढूंढने का काम सरकार करे, आपके पुत्र को कैसे, जो आज पश्चिम में सरकार कर रही है। अपने बच्चों को सरकार के हवाले कर दो, जब वो 21 साल के होंगे तो नौकरी ढूंढने के लिए फिर से सरकार के हवाले कर दो, फिर 25 साल के बाद में आप उनकी शादी करने के लिए फिर से सरकार के हवाले कर दो। तो सरकार जब नहीं करती है तो फिर उसका हालचाल हम देख ही रहे हैं कि ना शिक्षा होती है, ना नौकरी मिलती है, और अब जैसे अमेरिका में हो रहा है कि शादियां और परिवार भी नहीं बनते। तो जब आप सब सरकार के हवाले करेंगे तो सरकार जितना कर पाएगी उतना ही करेगी। तो ये तो समाज में लोगों को अपने हाथ में लेना होगा। शिक्षा की व्यवस्था समाज द्वारा ही निर्मित होनी चाहिए, समाज के मूर्धन्यों द्वारा ही, समाज के मूर्धन्यों के लिए निर्मित होनी चाहिए। बाकी जनता को उससे धीरे धीरे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर हम समाज के सभी वर्गों के लिए एक साथ शिक्षा की व्यवस्था करने जाएंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मूर्धन्यों की तरफ देख रहे हैं और मूर्धन्य कह रहे हैं कि अरे सबके लिए बदलो, जबकि मूर्धन्यों के लिए पहले बदलना होगा। मूर्धन्य आज के इन्फ्लुएंसर्स होंगे या कल के धर्म रक्षक होंगे, कल के समाज के धनाढ्य जो धर्म के अनुसार धन अर्जन करेंगे, शासनाध्यक्ष जो धर्म के अनुसार शासन करेंगे, वैज्ञानिक जो धर्म के अनुसार विज्ञान और का पालन करेंगे, ना कि सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे भागेंगे। और मनीषी जो समाज के विकास के लिए, समाज के सर्वांगीण और समग्र विकास के विचार करते हुए समाज की व्यवस्थाओं और रीति नीतियों का निर्माण करेंगे। तो धर्म तो जानना होगा ना, और शिक्षा धर्म सिखाती है। तो ये तो बहुत सिंपल एल्गोरिथम है कि भाई शिक्षा पहले मूर्धन्यों की आप ठीक करें, फिर वो जो समाज है वो मूर्धन्यों को देखते हुए अपने आप अपनी शिक्षा का निर्माण खुद ही कर लेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी भैया, तो हमारे इस आज के स्वाध्याय में बहुत ही प्रकांड और मूर्धन्य व्यक्तित्व उपलब्ध हैं, तो वो सब अपनी बात रखें तुषार भैया से। और एक स्वस्थ चर्चा। जी मीना दीदी प्रणाम, आपका हैंड रेज है, अपनी बात रखें दीदी। जी भैया प्रणाम। तुषार भाई साहब को बहुत बहुत आभार, एक नई दिशा दे रहे हैं वो। और जो बात भाई साहब ने बोली है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में होने के नाते, क्योंकि जितना भी जो एक बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही कि सब कुछ हमने सरकार को दिया हुआ है और मूर्धन्य व्यक्ति जो हैं उन्हें ही जानकारी नहीं है, तो दिशा किसको देंगे? तो सबसे पहली दिशा की आवश्यकता तो मूर्धन्यों के लिए ही है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ने जिनको तैयार किया है वो भी बहुत ही गलत तरीके से तैयार किया है। आज शिक्षा में जो टीचर है उसने उसको एक व्यवसाय माना है कि बस वो पैसा कमाने का एक जरिया है। और इसी वजह से जो सिस्टम में इतनी सारी कमियां हैं, दिन रात जूझने के बाद भी उसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये पीड़ा अंदर ही अंदर लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं, और एक अकेला व्यक्ति अपने लेवल पे काम करेगा, लेकिन सिस्टम में बहुत चीजें चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें बहुत सारी चीजों को रखा जरूर गया है, लेकिन ये सब भैया कागजों में है। ये हमें पता है कि ये सब चीजें, ये योग और इस सब चीज को लेके आ रहे हैं। और जो भाई साहब ने इतनी अच्छी बात कही है कि इसको ये बिना पात्रता के यदि, क्योंकि गुरुदेव की मैंने एक चीज नोट की, पहले ये लगता था कि सभी को हम एक स्तर पर लेकर नहीं आ सकते, और आज के स्वाध्याय से जो बात एकदम क्लियर हुई है कि गुरुदेव ने भी उसकी कैटेगरीज में डिवाइड किया है
क्योंकि सब लोगों का स्तर एक जैसा नहीं होता। उसमें से हमें, जैसे अमन भैया ने, ये तुषार भाई साहब ने जो एक बहुत सुंदर बात कही कि हम वही लोग जो समाज के लिए चिंतित हैं या ये धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, या जो भारत की जो संस्कृति थी या विश्व गुरु बनने की जो सामर्थ्य है, उसके लिए जिनमें योग्यता है वही आगे आएंगे, तो वो लोग ही इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो लोग तुच्छ नहीं है, क्योंकि वो तो चलेगा, वो परसेंटेज हमेशा से रही है। तो आज एक दिशा मिली है और आगे मार्गदर्शन लेते रहेंगे, क्योंकि काफी समय से मैं बहुत जूझ रही हूँ इन सब चीजों से। योगा कराने के लिए दरिया तक उपलब्ध नहीं होती भैया, स्थान नहीं है स्कूलों में। मैं दिल्ली के बिल्कुल सेंट्रल एरिया की बात कर रही हूँ, जहां बच्चों को मैं योग नहीं करा पा रही हूँ। दिन रात जूझ रही हूँ इस चीज से। और जो भैया ने कहा कि सरकार का दायित्व समझकर लोग शहरों में इतनी तादाद में आ रहे हैं, बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कक्षाओं में जगह नहीं है, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह उनको ठूसा जा रहा है और संतान इतनी उत्पत्ति हो रही है कि लोगों को ये पता है कि शिक्षा फ्री की है और सरकार सुविधा दे रही है। जो भी बातचीत हो रही थी कि राजनेताओं को बदलना पड़ेगा, हमें शिक्षाविदों को बदलना पड़ेगा मानसिकता, और वो उसको वैसे ही लेके चल रहे हैं। तो जो न्याय नहीं हो पा रहा, किसी को ये दुख नहीं हो रहा कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, किसी को दुख नहीं है, सब इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो मूर्धन्य व्यक्ति ही भटके हुए हैं इस मीना जी, समय पर। तो मीना जी जी, गुरुदेव ने जो लिखा है उसको, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि हर व्यक्ति डर के कारण जो सिस्टम चल रहा है उसको चलाए रखने में ही अपना सेफ्टी मान रहा है। ये जो बात गुरुदेव ने आज से 50-60 साल पहले जो लिखी है वो आज भी उतनी ही सच है। जितने भी शिक्षाविद हैं या जो भी हैं, सब किसी न किसी डर के कारण जो चल रहा है उसी को चलने दें, क्योंकि कुछ भी बदलाव कठिन होता है। कोई भी बदलाव करने में बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। और अगर आप जो चल रहा है उसके आप आदी हो चुके होते हैं, वो भले ही कठिन हो लेकिन उसके आप आदी हो चुके होते हैं, इसलिए वो डर के कारण वो चलता रहता है। तो आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जैसा भी कहें, नोइंगली अननोइंगली, हम कसाई के जो भी शब्द प्रयोग किया है गुरु जी ने, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन आपने वाचन किया ही है, वो हम हो गए हैं। हम जानते अनजाने, मीना जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि किसी न किसी कारण से ना चाहते हुए भी हमें वो रोल प्ले करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा ही नई सृजन की क्षमता देती है। तो आपको इस पीड़ा का स्वागत करना चाहिए और इस पीड़ा को सही दिशा देनी चाहिए। ये पीड़ा मुझे भी हुई थी और मैं उसका प्रयत्न कर रहा हूँ। शायद आपको भी ईश्वर कृपा होगी, गुरुदेव का आशीर्वाद होगा और इस पीड़ा से नए सृजन का निर्माण होगा और मूर्धन्यों की जो समाज का निर्माण, संगठन का निर्माण गुरु जी ने विचार किया है, विचार रखा है, उसमें आप अपना योगदान देने के लिए सजग होंगी, सज्ज होंगी। ऐसा ही ईश्वर से प्रार्थना है। कुछ लोगों ने और हाथ उठाया था, तमन जी। जी इसी के शंभू जी भाई कारण भैया जो एक चीज कही ना माता पिता की, तो हमने भी बच्चों को इस आधुनिक शिक्षा में दिया है, तो हम बच्चों तक भी समझाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, अपने ही बच्चों के नहीं समझा पा रहे हैं। तो भैया आपका मार्गदर्शन चाहिए जी होगा तो बिल्कुल आपसे बिल्कुल। बाद में संपर्क ये करूंगी मैं। पेन ये पेन घर तक है। ये पेन घर तक है, बहुत पर्सनल है ये जी पेन शंभू सबके भैया, लिए। शंभू भैया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भैया। जी प्रणाम भैया, जी भैया आदरणीय प्रणाम। तुषार भैया को भी प्रणाम। प्रणाम सर। दो बातें हमारी, राजेश भैया बोले कि इसमें शिक्षा व्यवस्था में जो नई पीढ़ी के लिए जो गड़बड़ी हो रही है उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा कमी माना जाएगा। ये बात हम लोग भी फील्ड में निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सर्वे हो रहा है तो दिल्ली या बम्बई से लोग हरे दौड़ कर आते हैं कि हमारा जो यथा जमीन है, जो संपत्ति है, वो लड़के को हस्तांतरण करने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो कागज बनवाने के लिए दौड़ कर आ जाते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमको जो संस्कार दिया है वो अपने बच्चों में ढालने में हम छिप जाते हैं, चूक जाते हैं। अपने बच्चों में वो जो संस्कार हमने पिता हमसे मिला था, हमने पिता के साथ जो व्यवहार किया, दादाजी के साथ जो हमारा व्यवहार हुआ, जब अनुशासन में जैसे हुआ, जो संस्कार संस्कृति मिला, वो हम अपने बच्चों में नहीं डाल पाते।
और संपत्ति उत्तराधिकारी के रूप में सारी संपत्ति, बैंक बैलेंस और क्या हिसाब किताब है बताने के लिए बच्चों को एकदम तत्पर रहते हैं। ये हमारी एक महसूस हुई है समाज में इस तरह की कमी। दूसरी बात है, तुषार भाई साहब जो बोले हैं कि शिक्षा जो है समाज के हाथ की चीज है, तो हमारे पूर्वज पहले भी हमारी कहानी है कि शिक्षा व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। राजा महाराजा उसकी आर्थिक व्यवस्था, साधन की व्यवस्था करते थे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था 100% गुरुकुल में आचार्यों के जिम्मे रहती थी, राजाओं के और शासन अध्यक्षों के जिम्मे नहीं रहती थी। ये पुरानी बात है हमारी, जो हम बिगड़ी है, इसलिए हम बिगड़े हुए स्थिति में चल रहे हैं। यही बात कहना था भैया, और कुछ धन्यवाद। जी भैया धन्यवाद। जी हमें शंभू जी, याद है आप चाणक्य अगर सीरीज आप हम सभी देखेंगे ने तो अपने बचपन में देखा है। जी भैया। जी तुषार भैया नहीं, मैं बोले सिर्फ आप। इतना ही कह रहा था शंभू जी की बात पे कि जी शंभू जी की बात पे मैं इतना ही कह रहा था कि भारत को छोड़ के अगर अमेरिका में भी देखें तो MIT और जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं वो सारे ही सरकार की क्षमता से बाहर हैं। वो सभी वहाँ के लोकल जो प्रोफेसर्स हैं उनके ही अंतर्गत वो जी चलते हैं। ठीक है, आज धीरे धीरे धनाढ्यों का उनके ऊपर अतिक्रमण बढ़ गया है, ये बात अवश्य है कि वहाँ सरकार के से अधिक धनाढ्यों का ज्यादा कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आज भारत के मुकाबले पश्चिमी देश जो आज बड़े हैं उनके यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था आज भी सरकार के कंट्रोल से बाहर है। वो समाज और धनाढ्यों के कंट्रोल में तो है, लेकिन सरकार के कंट्रोल से तो बाहर है। तो इससे हमें ये तो हो सकता है कि आज ये संभव है, इसके लिए हमें 200 वर्ष पूर्व जाने की आवश्यकता नहीं है। जी सॉरी। जी जी सही बात, ठीक है। जी अर्चना दीदी आप अपनी बात रखें। सभी को प्रणाम। जो हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, कहा जाता है शिक्षक को छड़ी दे दीजिए और शिक्षक एक बेहतर राष्ट्र दे देगा। तो शिक्षक के हाथ बांधे किसने? समाज ने। मेरे बच्चे से आप ये नहीं कह सकते, मेरे बच्चे से आप वो नहीं कह सकते। अनुशासन जब मैंने अपने घर में ही नहीं दिया तो बाहर वाला कैसे देगा? सरकार को हम एक तरफ कर देते हैं। हम अपने बच्चे को ट्यूशन जब पढ़ने भेजते हैं तो हम ये क्यों नहीं मानते कि हमने एक टीचर के हाथ में बच्चा दिया है? हम ये क्यों मानते हैं, मैं एक समाज की बात कर रही हूँ, माता पिता की बात कर रही हूँ, कि हम पैसा दे रहे हैं, बस आप पढ़ाइए, उसके बाद वो क्या कर रहा है वो मत कहिए और परिणाम दे दीजिए। और रही धर्म की बात, कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान करें, हम लोग कोई भी, अगर उस धार्मिक अनुष्ठान के साथ भोजन जोड़ दीजिए, भोजन के समय एक बहुत अच्छी लाइन होती है, और अनुष्ठान या कर्म के समय हमें लोग खोजने पड़ते हैं। हमारे घरों में जो दिया बाती का क्रम है, आप देखें तो स्नान किया, भागते दौड़ते अगरबत्ती जलाई, प्रणाम किया और चल दिए। तो जो, और इसीलिए शायद हमने सरकार का इंटरफेरेंस एक्सेप्ट कर लिया। पहले हम घर में ये जो ह्यूमन वैल्यूज कह लीजिए या अनुशासन कह लीजिए या धर्म कह लीजिए, घर में सिखाया जाता था, इसकी कक्षाएं नहीं लगती थी। आज एक सब्जेक्ट चल रहा है पिछले कई सालों से, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। नॉर्मल एथिक्स अगर घर में नहीं मिल पाए हैं तो प्रोफेशनल कैसे मिलेंगे? जब घर में ही वैल्यूज नहीं है, बच्चा पढ़ाने से नहीं सीखेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे जो हो। हमारे आपके समय में, हम लोग बहुत बड़े नहीं है, बहुत कम लोग बहुत ज्यादा बड़े होंगे, हमारे माता पिता का व्यवहार हम लोगों के सामने ऐसा होता था, एक आइडियल, हमें पता नहीं चलता था घर में क्या हो गया। आज बच्चे को हर बात पता है, क्योंकि हमने ना तो वो पर्दा बनाया, ना हमने ही वो संस्कार जब फॉलो नहीं किए तो हमारा बच्चा कैसे करेगा? और इसीलिए जो व्यवस्थाएं हैं ना, शिक्षक या सरकार, कोई भी एक व्यक्ति या एक समुदाय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कहते हैं परिवार सबसे पहला विद्यालय है, माँ सबसे पहली शिक्षिका है या शिक्षक है, और जब वहीं से शिक्षा व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था बिगड़ गई तो सरकार भले ही छोड़ दे,
फिर भी चीजें सुरक्षित नहीं होंगी। तो पहली जिम्मेदारी हमारी ऐसे सोसाइटी है। पहले हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो पिताजी कह के आते थे, गुरुजी बस हड्डी छोड़ देना, बाकी सब आपके हवाले है ये बच्चा। अब कहते हैं हाथ लगा के तो देखिएगा। तो जब ये व्यवस्था है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, हमारे यहाँ से मशीन तो है। अब बच्चे जो निकल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, बहुत अपोज होता है मेरा, क्योंकि मेरे अपने प्रिंसिपल्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलेंगे, अगर आप टाइम से नहीं आते हैं, आप बताया हुआ काम नहीं करते हैं, आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, तो सॉरी, आप चाहे वीसी से परमिशन ले आइए, चाहे चांसलर से ले आइए, मैं परमिट नहीं करूंगी। क्योंकि एक नियम है, अगर मैं 5 मिनट पहले आती हूँ तो आप 2 मिनट पहले तो आएंगे, इतनी ही बस परमिशन दे सकते हैं। अब उसका अपोज होता है, मैडम बड़ी खराब हैं। क्या हम लोग ये क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हैं? नहीं। और ठीक है, 4 साल बच्चा मुझे जी भर के कोसता है, लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी छोड़ता है और अपना एक साइन कराने आता है कि मैम आज हमारा आखिरी दिन है, एक चलन सा चला है ना कि कुछ लिखिए, तो मैं पूछती हूँ वाकई में लिखवाने आए हो या फॉर्मेलिटी करने आए हो? नहीं मैम, जब हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है तो हमें याद आ रहा है जो आपने कहा था कि तमीज से रहना है, डिसिप्लिन सीखना है, नंबर तो आ जाएंगे, नॉलेज ले लेना है, आज एहसास हो रहा है तो प्लीज कुछ लिख दीजिए, शायद जीवन हमारा ठीक हो जाए। तो ये घर से, अगर घर जाके बच्चा शिकायत कर रहा है तो पिताजी को कान पे 2 तमाचे मार देने चाहिए। शिकायत यहाँ तक आई कैसे, अपने आप निपटो। पिताजी माताजी साथ चले आते हैं तो टीचर छोड़ देता है, जाइए। सरकार भी कहती जाओ जी बच्चा आपका है। और 5 साल बाद, 4 साल बाद जो माँ बाप पैम्परिंग कर रहे होते हैं, मेरे बच्चे से कुछ मत कहना, टीचर्स ने भी यही सोच लिया हमारे 8 घंटे का रिश्ता है, बच्चा तुम्हारा है, बिगड़ेगा तुम जानो। 4 साल बाद वही माँ बाप फिर सर पकड़ के रो रहे होते हैं, काश हमने टीचर्स कुछ सौंप दिया होता। तो हर जगह एक शिक्षक, एक सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं सुधारना है तो सरकार उसे नहीं सुधार सकती, शिक्षक उसे नहीं सुधार सकता, कोई एनईपी उसके अंदर किसी भी तरीके का स्किल डेवलप नहीं कर सकती जब तक कि पिताजी का जूता और माताजी की छड़ी नहीं उठेगी। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद भैया। बहुत गहरी बात है दीदी आपकी। अर्चना जी आपने बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैं सिर्फ एक चीज उसमें कहना चाहता हूँ, घर में शिक्षा सबसे प्रथम होती है, लेकिन हम क्या सिखाएं इसकी जब अब्सेंस होती है तो घर में शिक्षा भी जो अभी हो रही है वैसी ही हो जाती है। इतना ही मुझे कहना है। आपको मालूम है आपको क्या सिखाना है, इसलिए आपके लिए सरल है कि आपका मन है और आपको मालूम है क्या सिखाना है, तो आप शिक्षिका की भूमिका अपने यूनिवर्सिटी में अच्छे से निभा सकती हैं। लेकिन आज माता पिता को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या सिखाना है, तो वो सर फिर भैया छड़ी दे भी देंगे तो भी नहीं लेकिन वही निकलेगा। सिर्फ यही है कि वो डिसिप्लिन निकलेंगे बस। और जी, लेकिन माता पिता को ये तो पता है कि बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए, जुबान लड़ानी नहीं आनी चाहिए, जो कह रहा है उसे सुनना चाहिए। एक अनुशासन तो माँ सिखा सकती है ना। पढ़ाना ठीक है, टीचर्स को दे दिया एक सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, लेकिन व्यवहारिकता, सम्मान देना, ये तो माता पिता ही सिखाएंगे। ये तो जी बिल्कुल। बच्चा बदतमीजी दे रहा है, माता पिता उसको बहुत खुश हो रहे हैं, ये एक टीचर नहीं सिखाएगा। अगर एक साधारण नियम, हमारे दादी दादा लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे और वो अपने अनुभव से सिखाते थे, बेटा अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो चुपचाप कान डाल के सुनो। एक दोहा आता है ना, माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। तो वो तो माता पिता सिखा सकते हैं ना, किताबी ज्ञान टीचर्स दे देंगे, लेकिन बच्चा वहीं पे जब जुबान लड़ा जाता है तो फिर, और उसमें माता पिता सपोर्ट कर दें तो टीचर्स कहता है जाइए। इसीलिए भैया, शंभू भैया, ये व्यवसाय हो गया है, मेरी तनख्वाह दो, नमस्ते, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस पे एक बहुत लंबी चर्चा होनी चाहिए, हमें लग रहा है कि काफी इस पे, क्योंकि समय हमारा बिल्कुल एंड की तरफ है और गोकुल जी भाई साहब का हैंड रेज है। तो जी भैया, राजेश भैया जी। जी, तो मेरा भी यही निवेदन था गोकुल भैया, आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं
हमारे ग्रुप के मूर्धन्य हैं आप, जरूर आज अपनी बात रखे भैया। भैया सभी को प्रणाम। मैं यही कह रहा था जो अभी उन्होंने कहा कि जो वीकली डिस्कशन का जो हमारा दिन होता है उस दिन हम लोग इसी पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करें, एक दिन हमको मिल जाएगा। दूसरा, तुषार भाई साहब आज आए हैं, पर जैसे मैं तो नहीं जानता, शायद आप लोग जो जानते हैं, पर हमको चाहिए था कि इनका जो प्रैक्टिकल ये कर रहे हैं इस पर हम और विस्तार से इनसे जानते। किताब में जो लिखी है, जो चर्चा हुई है सिद्धांतिक, ये तो बात ठीक है, सिद्धांतिक अपनी जगह, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल जगत पर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको हमको विस्तार से जानना चाहिए था। आज तो अवसर था, तो मेरा निवेदन है अमन भैया से कि इस साप्ताहिक डिस्कशन का सब्जेक्ट ही इस आज वाले सब्जेक्ट को रखा जाए, और तुषार भाई साहब से पुनः निवेदन किया जाए कि आप उसको व्यवहारिक रूप में आज कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर उस दिन प्रकाश डालना भैया। धन्यवाद। जी भैया, तो तुषार भैया आपसे निवेदन रहेगा कि इस शनिवार को हम लोग पुनः बैठेंगे, हमारा वीकली डिस्कशन रहता है शनिवार को, तो अगर आपके पास समय हो तो हम लोग इस विषय को उस दिन भी ले सकते हैं, और आपके जीवन के जो व्यक्तिगत प्रयास और व्यक्तिगत अनुभव है वो हम सब किस प्रकार उसमें अपना वैल्यू एडिशन करके आपके इस मुहिम को और बड़ा कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे भैया। जी जी अवश्य, मुझे आनंद होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक आखिरी हैंड रेज जो है वो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर केडी जोशी। भैया आप अपनी बात बिल्कुल संक्षेप में रख के आज की कक्षा को हम लोग कंक्लूड करेंगे। जी भैया। भैया आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें अपने आप। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात का गोकुल जी ने ऑलरेडी रख दिया है। मेरा भी यही कहना था कि चर्चाएं समस्याएं तो हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, इसका समाधान क्या हो रहा है और तुषार जी क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें हो, और हम किस तरह से उनके इस अभियान में जुड़ सकते हैं और हम कुछ क्या कर सकते हैं। सभी लोग, हमारे जितने भी मूर्धन्य लोग हमारे हैं, ये ग्रुप में लोग हैं, वो सभी यही चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तुषार जी से हम ये थोड़ा विस्तार में जानकारी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी, तो बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। ऑलरेडी ये बात हम लोग तुषार भैया से निवेदन कर चुके हैं। तो चलिए, अब हम लोग काफी बढ़िया डिस्कशन रहा और बहुत आनंद आया, और गुरुदेव की जो ये ओजस्वी उनका ये जो साहित्य है ये हम लोगों को एवरी थर्सडे बहुत कुछ सिखा देता है। लगता है बिल्कुल एक नई दिशा मिली है और करने को जीवन में एक नया संकल्प और विकल्प आया है हमारे पास। तो अब आगे आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। और तुषार जी भाई साहब, आप यहाँ पर आए हम लोगों के बीच पहली बार, इसके लिए आपका अनंत आभार। और प्रसून भैया, आप तुषार भैया को हम लोगों से मिलवाए। प्रसून भैया आपकी बहुत चर्चा करते हैं, हम लोग के व्यक्तिगत चर्चा में तुषार भैया का बहुत जिक्र आता है। तो अमन भैया का भी आभार कि भैया को आज आने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया, और सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपनी बात रखी आज के इस चर्चा में, आप सभी का आभार। तो आइए एक बार पुनः आदि पराशक्ति माँ गायत्री का आभार और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को हम लोग विराम दें। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया।